हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। तो आज है 27 नवंबर 2020। ये डेट मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, रीज़न है क्योंकि आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी बाइक के 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगस्त 1 अगस्त को मैंने बाइक ली थी और नवंबर ख़त्म होते हुए 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 महीने कंप्लीट होने के बाद और 4000 किलोमीटर राइड करने के बाद मुझे लगता है मैं एलिजिबल हूँ इस बाइक के बारे में रिव्यूज़ देने के लिए। हाउ द बाइक इज़ बिहेविंग, हाउ द परफॉर्मेंस इज़ गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और डिस्कस करा जाए ये सब बातें। और मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो मैं तभी डालूंगा जब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। सो मे बी 30 नवंबर को मैं ये वीडियो डालूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले ढूंढते हैं चाबी कहाँ है। यस, ये रही चाबी। मस्त है ना। तो चलिए चला जाए। तो ये रही जी हमारी बाइक और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया। सो बेसिकली जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करूँ सो दैट अगर आप एक नई बाइक लेने जा रहे हैं उसके वरना की, तो आप ये सारी चीज़ें देख के ही लेने जाएं, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चाहिए उस बाइक में और क्या उस बाइक में अवेलेबल है। सो इट विल बी गुड फॉर यू। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूँ, मैंने 2 पार्ट या कह सकते हैं 2 सेगमेंट में मैंने बात की है। पहले सेगमेंट में क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ये क्वेश्चंस मेरे को जब मैंने बाइक ली थी तब से लेके अब तक व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया के डीएम्स में आते रहे। कुछ जेनरिक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मैंने सोचा उनको लेके क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। और जो सेकंड सेगमेंट रहेगा वो रहेगा जो फर्स्ट टाइम जब मैंने बाइक को परचेज़ किया था और उसके बाद अब 4000 किलोमीटर चलाने के बाद जो मेरा बाइक का एक्सपीरियंस है, उन दोनों कंपैरिजन करके बताऊंगा सो दैट आपको भी थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये रिव्यूज़ सही जा रहे हैं, क्योंकि ये एक रियल रिव्यूज़ हैं जो एक बाइकर खुद फील कर रहा है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन इट। ये एक लिस्ट है, कुछ 7-8 क्वेश्चंस हैं लगभग। तो उन सारे क्वेश्चंस को लेके मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को बहुत बार पूछा गया और बहुत कॉमन है पूछने के कि भाई इस बाइक का इंजन का सीसी क्या है, इसकी टॉप स्पीड क्या है और ये बाइक माइलेज कितना देती है। तो मैं आपको बता दूं, इस इंजन 250 सीसी का इंजन है, एफआई इंजन है, लिक्विड कूल्ड है। तो इंजन तो काफ़ी 250 सीसी में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है। और जो मैक्सिमम स्पीड मैंने अब तक की क्लॉक की है वो है 147, जो यमुना एक्सप्रेस वे मैंने क्लॉक की थी, क्योंकि वही मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड क्लॉक की जा सकती है। बाकी रोड्स में इतना स्पीड में नहीं जाया जा सकता। प्लस कुछ मेरा मतलब एक सर्कल है हुस्कवर्ना राइडर्स का, उसमें से मैंने पूछा था तो उन लोगों कुछ लोग ने लगभग 150 के आसपास की स्पीड क्लॉक की है। तो मेरे को लगता है कि मैं भी 150 क्लॉक कर सकता था अगर मेरे को थोड़ा और आगे स्ट्रेट रोड मिल जाती। 147 जब क्लॉक की थी, तो मेरे को लगता है 150 तक इसकी आप टॉप स्पीड लेके चलो। और माइलेज की बात करें तो मैंने अभी तक 3 ट्रिप कर ली हैं। 4000 किलोमीटर मैं राइड कर चुका हूँ इस बाइक को और जाने कितना फ्यूल डलवा चुका हूँ। तो माइलेज अगर मैं देखूँ तो समवेयर अराउंड 30 to 35 मेरे को माइलेज मिल रहा है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन जो है वो इसके लोगो पे था। तो लोगो की बात क्या करें, पे था शायद नैनीताल में था। तो वहाँ पे एक बंदा आया, उसने बाइक देखी और लोगो देख के मेरे को बोलता है कि भैया ये हीरो की बाइक है। तब तक मैं कुछ सोच पाता कि अच्छा होंडा की बाइक है। डूड, होंडा, हीरो, हुस्कवर्ना क्या कंपैरिजन है। तो मतलब अगर आप लोगों को पहले आप बताओ इस लोगों के बारे में, उन लोगों को बताओ जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई ये हुस्कवर्ना है, ये स्वीडिश ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है। इसको ओन करती है केटीएम और केटीएम इज ओन्ड बाय बजाज। तो अपना सब पार्ट इसके इंडियन है बट कंपनी स्वीडिश है, ठीक है। फिर अगला सवाल आया मेरे को इसके प्रोनाउंसिएशन में कि भाई इसका उच्चारण कैसे किया जाए। तो अगर आप हुस्कवर्ना गूगल पे टाइप करेंगे और वहाँ पे जो बटन होता है ना स्पीक का, वो अगर आप करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने वो नहीं ट्राई किया, बट मैंने गूगल में हाउ टू प्रोनाउंस हुस्कवर्ना लिखा था। तो वहाँ पे एक वीडियो आती है सबसे पहले, वो बंदा आपको रिसाइड करके बताएगा, उसका उच्चारण बताएगा कैसे हुस्कवर्ना प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हुस्कवर्ना नहीं है, हुस्कवर्ना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप और कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप एक वीडियो सर्च करना हुस्कवर्ना CEO। उसमें एक रिपोर्टर है जो हुस्कवर्ना CEO का इंटरव्यू ले रहा है। उसमें भी देखना आप, रिपोर्टर भी हुस्कवर्ना बोलता है और CEO भी हुस्कवर्ना बोलता है। तो अगला सवाल जो मेरे को कई सारे लोगों ने पूछा फिर से कि भाई क्या ये 1 सीटर बाइक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये 1 सीटर बाइक तो नहीं है, ठीक है। 1 सीट
मतलब राइडर के लिए तो बहुत इनफ स्पेस है इसमें। और पिलियन के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर पिलियन बैठ जाएगा, बट हाँ मैं खुद एज अ पिलियन राइड किया हूँ इसमें, तो आप कंफर्टेबली बैठ, मतलब अगर आप फिट एंड हेल्दी वाली कैटेगरी में लाई करते हैं और पतले में तो आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ थोड़ा सा हैवी लोग हैं जो थोड़े से हेल्दी हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल सीटर हैं, आप आराम से बैठ के चला सकते हैं। फिर अगला सवाल था कि क्या इसकी जो हेडलाइट है वो रात को एकदम मतलब सही चल रही है, आप देख पा रहे हैं इजीली, या आपको दिक्कत हो रही है नाइट में चलने में। तो नाइट में भी मैंने ट्रैवल किया है, मुझे इस लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि आई थिंक KTM की RC है, पता नहीं कोई एक बाइक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उसमें ये दिक्कत है कि उसकी नाइट लाइट काफ़ी लो है, तो उसमें अलग से फास्टर लाइट्स लगवानी पड़ती है। अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलती है, एकदम वाइट लाइट देती है बहुत दूर तक, मतलब आपको क्लियरली अगर आप 100 की स्पीड से भी जा रहे हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इज़ दिस बाइक गुड फॉर हाईवे और ऑफ रोडिंग और सिटी, ये सारे पॉइंट्स को मिला के क्वेश्चन था। तो मैं बोलूँगा कि मैंने ऑफ रोडिंग भी की है, मैंने सिटी राइड भी की है, मैंने हाईवे पे भी राइड किया हुआ है, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सस्पेंशन बस आप अगर देखें तो वो जिस कंडीशन में आता है वो अभी फिट होता है, मतलब जब आप बाइक लेंगे तो वो बोथ साइड ऑफ रोडिंग और सिटी राइड और हाईवे राइड इन सब के लिए एकदम फिट होता है। तो आप उसको अगर छेड़ेंगे नहीं तो आप बड़े आराम से हर जगह राइड कर सकते हैं। तो अगला सवाल आता है क्या पिलियन को उतना ही वाइब्रेशन लगता है जितना बाइक में वाइब्रेशन है, या क्या इस बाइक में वाइब्रेशन है? तो यस, बाइक में वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है जितना, मतलब क्रूज़र बाइक नहीं है तो ऑफ कोर्स वाइब्रेशन तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना हो, बट वाइब्रेशन है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, तो ऐसा नहीं बोलूँगा। मैंने जो नैनीताल वाली ट्रिप की थी उसका वीडियो मैं आपको डाल देता हूँ, देख लेना। उसमें मैं एज अ पिलियन ही वापस आया था, करीबन 100 किलोमीटर मैंने राइड किया था पिलियन में, और मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लगभग वो जो लास्ट का अगले 50 किलोमीटर थे उसमें थोड़ा सा मेरे को वाइब्रेशन फील हुआ। अदरवाइज 100 किलोमीटर तक पिलियन कोई दिक्कत नहीं है, और एज अ राइडर मैंने 450-500 किलोमीटर बाइक राइड की, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। तो क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेगमेंट को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो कॉमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू, भर देना, मैं सबके जवाब दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो था मेरा खुद का एक्सपीरियंस जब मैंने बाइक ख़रीदी और ये 4 महीने बाद अब मैं बाइक में कैसा फ़ील करता हूँ, ठीक है। तो ये बाइक मैंने क्यों ख़रीदी? तो जब मैं बाइक परचेज़ करने से पहले मेरे माइंड में बेसिकली 3 बाइक थी कि क्या इन तीनों बाइक को ख़रीदा जा सकता है, और मेरे को सब 200 सीसी से ऊपर ही चाहिए थे। तो पहली थी रॉयल एनफील्ड, दूसरी थी डूक, तीसरी थी FZ25। अब रॉयल एनफील्ड का वो जो साउंड होता है ना, बुक 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 बुक, एक्चुअली वो मेरे को उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें लोग बहुत मॉडिफिकेशन करवाते हैं और वो बट 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 करके साउंड करता है, एंड आई रियली डोंट लाइक दैट साउंड इज़ वेरी हार्श, मतलब बिल्कुल बेकार लगता है। तो इसलिए मैंने रॉयल एनफील्ड को हटा दिया था, क्योंकि मैं भीड़ में जाके मिल जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर सेकेंड आती डूक, मैं कहा हाँ डूक चलो इसको रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर थर्ड थी FZ25। FZ25 के साथ वो नाइट वाली हेडलाइट वाली दिक्कत थी कि उसकी हेडलाइट जो है बहुत क्लियर नहीं है, मतलब रात को आप बहुत अच्छे से चला नहीं सकते हो, एक वो दिक्कत थी, तो इसलिए FZ भी हटानी पड़ी। फिर ये था कि चलो अब डूक पे ही चलते हैं, डूक 250 या डूक 200 उठा लेंगे। फिर उसके आई थिंक बाइक परचेज़ करने के 10 दिन पहले मेरे को पता चला कि हुस्कवर्ना भी आई है, जो कि डूक का इंजन ही आ रहा है उसमें 250 सीसी। तो मैं कहा चलो देखते हैं। तो फिर मैंने फटाफट गूगल किया, रिव्यूज़ पढ़े एंड ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि बाइक नहीं थी इसलिए बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा रेटिंग्स भी नहीं थी। तो बट फिर मेरे को इसके बाइक का आउटलुक, इसका डिज़ाइन, इसका इंजन, इसके सब परफॉर्मेंस, सब कुछ मेरे को बहुत प्यारा लगा। तो मैं कहा चलो लेट्स गो फॉर दिस। और बड़ी चीज़ ये थी कि इसमें 2 वर्जन है, एक तो वेट पिलन, एक स्वाट पिलन। तो जो स्वाट पिलन वर्जन है उसका जो बैक टायर है वो काफ़ी मोटा है, तो जो कि हेल्प करता है आपको ऑफ रोडिंग के लिए। तो मेरे को तो चाहिए था कि सिटी राइड भी कर सकूँ मैं, हाईवे राइड भी कर सकूँ, ऑफ रोडिंग भी कर सकूँ, तो उसके लिए परफेक्ट बाइक लगी मेरे को, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ कर ली। उसके बाद जब मैंने ये बाइक ले ली, बाइक लेके मैं घर आया, और उस टाइम लॉकडाउन आई थिंक अनलॉक 1 था या 2 जो भी था, तो रोड्स पे काफ़ी लोग तो होते नहीं थे, बहुत कम लोग निकलते थे। तो उस टाइम पे ही मैं थोड़ा थोड़ा बाइक चलाना मैंने सीखा, रोड्स पे जाता था अपनी गलियों में, वहीं धीरे धीरे 10-15 की स्पीड में चला के मैंने बाइक सीखी। वो 2-3 महीने चलाई। उन 2-3 महीनों में आई रियलाइज़ कि ये जो मेरा थंब है ना, इसमें बहुत पेन हो रहा था, मतलब जब भी मैं बाइक राइड करके वापस आता तो मेरे थंब में बहुत पेन होता था। तो एज लाइक कि मे बी मेरे सिटिंग पोस्चर की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से, बट नाउ आई रियलाइज़ कि वो दोनों वजह, मेरे सिटिंग पोस्चर भी गलत था। मैं
एक्चुअली जो लोड होता है एक्सीलेटर वाले हैंड पे, जो लोड होता है मैं यहाँ देता था लोड। जब मैं ऐसे बैठता था तो ये जो लोड है ना, ये मैं इस पे लोड देता, जबकि लोड यहाँ पे और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होना चाहिए। तो ये मैं कोशिश, अब जब मेरे को पता हो गया कि लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं बड़े आराम से यहाँ पे या यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मेरा ये बिल्कुल भी पेन नहीं करता। और इसका टायर का प्रेशर जो पहले मेरे को एक्चुअली इतना अंदाज़ा नहीं था, मेरे को तो पता नहीं था। तो मैं गया पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे मैं कहीं डलवा रहा था। मैं कहा हवा डाल दो। उसने बोला भैया आपका टायर तो बहुत बड़ा है। मैं कहा हाँ। तो कह रहा हवा दो इसमें बहुत कम है, 28 ही है। मैंने कहा हाँ इसको 30-32 कर दो। तो कह रहा नहीं भैया इसमें तो हवा ज़्यादा आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ भैया 30-32 तो हीरो स्प्लेंडर में पड़ जाती है। मैंने कहा अच्छा मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने उसको डलवा लिया। उसके बाद 49, उसने 49 कर दिया आई थिंक। और उसको लेके मैं चला रहा हूँ। उसके बाद एक दिन मैं सर्विस सेंटर गया, आई थिंक 4 या 5 दिन बाद मैं सर्विस सेंटर गया। उनसे मैंने कहते अरे यार सर आप इतनी हवा क्यों डलवा के रखे हो। तो मैंने कहा कि ये उसने रिकमेंड किया कि नहीं बड़ा टायर तो ज़्यादा। सर ऐसा थोड़ी ना है, जब आप हाईवे पे चलते हो तो हवा उसमें खुद क्रिएट होती है, तो टायर बढ़ता है। मतलब जब जैसे टायर गर्म होता है तो टायर ढीला होता है, अभी बहुत टाइट होता है। तो इस चक्कर में आपको हवा कम रखनी चाहिए, सो दैट अगर टायर ढीला भी हो तो हवा अपने आप बढ़ेगी। तो जो कंपनी ने स्टैंडर्ड डिफाइन किया आप उन्हीं स्टैंडर्ड में ही हवा रखें। 29-32 दिया गया, तो आप 32 से ऊपर तो आप मत ही जाओ, उतने में आपको सफिशिएंट आप चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज़ जो मैंने फेस की इस ड्यूरेशन में, जो इनिशियल टाइम में थी, मिरर, एक जो बाइक के जो मिरर्स होते हैं पीछे देखने के लिए, तो इनिशियल टाइम में तो मतलब मैं मिरर्स का तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाता ना, तो मेरे को इतना पता नहीं था कि मिरर्स का कैसे क्या चलना है। तो मेरे को लगता था हाँ सब सही चल रहा है, बट ओवर द टाइम जैसे मैं चलाता गया तो अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि कई बार ना मेरे को इसके पीछे का पोर्शन, मतलब इट्स लाइक मिरर मेरा इसके आधा मिरर होता है और आधा, तो मतलब आधा मिरर में मेरे को ये दिखता है और आधा पीछे का दिखता है। तो आई थॉट कि उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और टिल्ट करके देखते हैं। तो कई बार मैंने टिल्ट किया तो मेरे को पीछे स्पेस ज़्यादा हो गया, मतलब अगर ये आधा था तो ये 25-30% में ये हो गया और पीछे दिखने लगा, बट थोड़ी देर बाद फिर वो आगे चल के फिर 50 हो गया। तो इसके मिरर के साथ ये दिक्कत है कि ये लॉक नहीं हो सकते, अगर आप उनको इधर उधर मूव करोगे तो इनकी जो फिक्स पोजीशन पे ये घूम के फिर से वहीं आ जाएंगे। तो आप मतलब ऐसा जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ अगर आप चाहते हो कि आपको विज़न ज़्यादा अच्छा मिले तो वो इसमें नहीं हो सकता। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, और जो काफ़ी सारे लोग बताते भी हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। आई वुड से कि ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत तभी है जब आपके जो ब्रेकर्स होते हैं ना, ब्रेकर्स में ही मोस्टली हमें हाईवे पे और सिटी में दिक्कत आती है कि जो ब्रेकर्स हैं वो अगर मैन मेड ब्रेकर्स हैं, मतलब अगर गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड से बने हुए ब्रेकर्स हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले बैठे हो पिलियन के साथ बैठे हो कोई दिक्कत नहीं। बट जो मैन मेड, जो खुद से पत्थर लगा के हमने बना दिए घर के सामने जो ब्रेकर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप निकलोगे तो अगर आप सिंगल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो आपकी गाड़ी नीचे से हल्की सी टच होगी ही होगी, ये पक्की बात है। अगला पॉइंट होगा जो हाइट का पॉइंट था, जो मेरे को उतना नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद काम बन जाएगा, बट आई वुड से कि 5-6 से अगर ज़्यादा आपकी हाइट है तो आप इस बाइक को लो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोलते हैं अगर 5 से कम है आपकी हाइट तो आपको सोचना क्या पड़ेगा भाई, बैक करने में बहुत दिक्कत होती है बाइक को। मतलब अगर गलती से आप ऐसे वाली रोड पकड़ो और आपको पीछे हल्का से पीछे लेना पड़ेगा तो आप पीछे नहीं कर पाओगे, आपको उतर के ही पीछे करना पड़ेगा। और सोचो इतनी अच्छी बाइक आपको उतर के पीछे करनी पड़ रही है, क्या कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए अगर 5-6 है तो ठीक है, मैं भी 5-6 हूँ, मेरा भी ऐसे ही टच करता है, ऐसे बराबर नहीं होता है, ऐसे रहता है, बट हो जाता है। आई डोंट नो 5 वाले से भी शायद मैनेज हो जाए, बट उससे नीचे तो नहीं होगी। एक पॉइंट विंड ब्लास्ट का पॉइंट था। तो बेसिकली जब मैंने बाइक ली थी तो जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो मैंने चलाई तो उसमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि 40-50 से ऊपर कभी गए नहीं। बट जब मैं फर्स्ट टाइम हाईवे पर राइड किया मैंने, देन आई रियलाइज़ कि भाई मतलब इट्स लाइक आ बैल मुझे मार वाला करता हूँ काम में, कि अगर मैं 80-90 से ऊपर जा रहा हूँ तो सीधा विंड ब्लास्ट आता है पूरे चेहरे और यहाँ तक पूरा आपको लिटरली फील होगा। एंड देन आपकी बात सीधी जा रही है तब तो ठीक है, अगर बाइक आपने मोड़ने की कोशिश की तो यू रियलाइज़, मतलब अगर मैं हेलमेट ऐसे भी करता हूँ तो पूरा विंड ब्लास्ट इधर की तरफ जाता है। तो वो चीज़ आपको देखने वाली होगी कि अगर विंड ब्लास्ट के लिए आप हो सकता है बाइक में फिर ऊपर से एक विंडशील्ड लगवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। एक चीज़ जो मैंने फ़ील की कि कम हुई है वो इस बाइक का वाइब्रेशन है। इनिशियल टाइम पे मेरे को बाइक बहुत वाइब्रेट करती हुई लगती थी, मतलब हाथों में और पैर में, टोज़ में बहुत मेरे को वाइब्रेशन, मतलब पूरी लेग में वाइब्रेशन फ़ील होता था और पिलियन को भी काफ़ी वाइब्रेशन फ़ील होता था। बट ओवर द टाइम जैसे बाइक चल रही है मेरे को लग रहा है कि वाइब्रेशन कम हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं कि मैं इसको
इसका मैं क्लियर आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि वाइब्रेशन कम हो रही हो या मैं वाइब्रेशन को अडेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए अब मेरे को कम लग रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इस बाइक का प्राइस। तो जैसा कि अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स शोरूम प्राइस है इसका 185 दिल्ली में, या 190 आई थिंक यहाँ नोएडा में। और ओवरऑल मेरे को बाइक पड़ी 2,17,000, हाँ 2,17,000 की पड़ी है बाइक। और मैंने EMI में कन्वर्ट करवाई थी उसको, तो अभी 1 साल की मेरी EMI चल रही है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बजट ठीक है तो अगर आप डाउन पेमेंट जितना दे सकते हो उतना तो अच्छा ही है। आप सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस है तो आप दिखा के आप लोन पास करवा सकते हो, तो बड़े आराम से आपको लोन मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए आपसे इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उन कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।